आंखों पर चश्मा, दिसंबर की सर्दी में भी कोई गर्म जैकेट या शॉल नहीं। गंभीर और कड़वी बात को भी ठहाकों में उड़ा देना। वेस्ट यूपी के किसान छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह की इस जिंदा दिली के दीवाने थे। अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर का प्रोफेशन छोड़ चौधरी साहब करीब 45 साल तक किसानों के हक के लिए गांवों की गलियों से संसद तक लड़ते रहे। किसानों की ताकत के बूते वह सियासत के सिरमौर रहे। हिंदी और अंग्रेजी पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले चौधरी अजीत सिंह लुटियन जोन में भी खासे मशहूर थे। देश के विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं को वह बागपत और मेरठ की रैलियों में अपने मंचों पर बुलाकर जनता की दीवानगी का नजारा दिखा देते थे। कर्नाटक में देवगौड़ा, बिहार में लालू, शरद यादव और नीतीश, उड़ीसा में बीजू पटनायक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से उनके रिश्ते बेहद मधुर थे। दिल्ली की हुकूमत को वे ताकत का एहसास कराते रहते थे। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसते किसानों को लगता कि यहाँ उनका ही राज है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी साहब से बतौर पत्रकार मेरा पहला परिचय हुआ। चौधरी साहब मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर्स कॉलोनी में पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर के आवास पर प्रेस वार्ता में आए थे। मैंने चौधरी साहब पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। चौधरी साहब ने कई सवालों को अपने ही अंदाज में ठहाकों में उड़ा दिया, पर मैंने मोर्चा संभाले रखा। वार्ता खत्म होने के बाद चौधरी साहब सर्किट हाउस चले गए। तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने मुझे फ़ोन करके बताया कि चौधरी साहब आपसे सर्किट हाउस में अलग से मिलना चाहते हैं। मैं 5 मिनट में ही सर्किट हाउस पहुंच गया तो चौधरी साहब एनेक्सी से बाहर आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, सवाल बहुत तीखे करते हो। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। 2-3 मिनट की गपशप के बाद चौधरी साहब चले गए। मैं मेरठ में हिंदुस्तान के लिए RLD बीट कवर करता था, इसलिए चौधरी साहब से करीबी हो गई। प्रतिदिन सुबह 7 बजे वह जनता के फ़ोन अटेंड करने के लिए बैठ जाते। अक्सर सुबह 8 बजे मेरी उनसे बात होती। हाँ भाई रविंदर, क्या हाल है? इससे बात शुरू होती और फिर बात सियासी समीकरणों, सत्ता के दांव पेच पर चली जाती। चौधरी साहब कभी कोई सुरक्षाकर्मी लेकर नहीं चले। वो VIP कल्चर के सख्त खिलाफ थे। सुबह जिन लोगों को फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पाए, शाम को 8 बजे उन सबको फ़ोन मिलवा कर बात करते। चौधरी साहब सियासत में धनबल और बाहुबल के सख्त खिलाफ थे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को वह नापसंद करते थे। जेल में बंद एक कुख्यात ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी साहब के लिए जीत की अपील करते हुए एक प्रमुख समाचार पत्र में फुल पेज का विज्ञापन प्रकाशित करा दिया। हिंदुस्तान अखबार ने इस पर खबर प्रकाशित करते हुए सवाल उठाया कि चौधरी साहब जीत के लिए बदमाशों का सहारा ले रहे हैं। शाम को IBN 7 ने आधे घंटे का एक स्पेशल एपिसोड भी बना डाला। माहौल गर्म हो गया। चौधरी साहब के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में अखबार के प्रति नाराजगी बढ़ गई। अखबार की प्रतियां फूंकने और अखबार का बहिष्कार करने की धमकियां आने लगी। ये सूचना चौधरी साहब तक पहुंच गई। तभी एक शाम 12 तुगलक रोड स्थित चौधरी साहब की कोठी से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, चौधरी साहब बात करेंगे। चौधरी साहब लाइन पर आते ही बोले, हाँ भाई रविंदर, क्या हाल है? मैंने कहा, ठीक नहीं है। आपके कार्यकर्ता और समर्थक अखबार के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। क्या अब अखबार खबर भी नहीं छाप सकते? क्या एक कुख्यात ने आपका विज्ञापन छपवाया है? ये बात झूठ है। चौधरी साहब विनम्रता से मेरी बात सुनते रहे। बोले, कौन है नासमझ? मैं इनसे बात करता हूँ, तुम चिंता न करो। मीडिया को अपना काम करना ही चाहिए, पर यह भी जान लेना चाहिए कि विज्ञापन हमने नहीं छपवाया। तुम ही बताओ, क्या मैं बदमाशों को पसंद करता हूँ? अखबार को मुझसे भी तो इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। बात खत्म हुई और चौधरी साहब ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास लगाई। कहीं कोई अखबार नहीं फूंका गया, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जब मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति चौधरी साहब की ऐसी सोच समाज के लिए आदर्श है, आज के नेताओं के लिए सीख है। भारतीय राजनीति में बड़ा कद होने के बावजूद चौधरी साहब कभी मीडिया के TRP के खेल में नहीं फंसे। कभी उनकी जुबान नहीं फिसली, कभी बोल नहीं बिगड़े। पश्चिम यूपी में उनका बेस वोटर आक्रामक तेवर वाला है। वह चाहता था कि चौधरी साहब भी आक्रामक हों, पर वह अपने भाषणों में हमेशा शालीन बने रहे। रैलियों में सिर्फ जनता उन्हें ही सुनने आती। जैसे ही चौधरी साहब बोलना शुरू करते, लोग खड़े हो जाते। कई बार वह लंबा भाषण देते तो कई बार
आप लोग मुझे चुनाव लड़ाना जानते ही हो, ये कहकर कम शब्दों में ही बात खत्म कर चौंका देते। बड़ौत में तो कार्यकर्ता उन्हें कंधे पर बिठाकर मंच तक ले जाते, गांवों में जाते तो घोड़ी और ढोल नगाड़े तैयार रहते। बड़ी रैलियों के मंचों पर अक्सर किसान उनके लिए गन्ना लेकर आते। रैली के दौरान ही चौधरी साहब गन्ना चूसकर किसानों का मान रखते। उनका भरोसा पब्लिसिटी स्टंट के बजाय जमीनी काम में था। यही खूबी उन्हें सफल राजनेता और शानदार शख्सियत बनाती थी। उनकी सियासत जुदा थी। बदलती राजनीति को वो वक्त से पहले ही भांप लेते थे, पर उसूलों से कभी समझौता नहीं करते थे। चौधरी साहब ने जब सियासत में कदम रखा तो उस वक्त मेरठ में भीषण दंगे हुए थे। उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए मेरठ से लखनऊ तक पैदल यात्रा की। मुजफ्फरनगर दंगे में भाईचारा टूटा तो वे आहत हो गए। बस एक ही बात ठान ली, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, भाईचारा कायम करके रहेंगे। इसलिए 2019 में चुनाव लड़ने मुजफ्फरनगर पहुंच गए। चुनाव के दौरान जब भी उनसे बात हुई, बस एक ही बात कहते थे, हार जीत के मायने नहीं, भाईचारा जोड़ना है। उन्होंने साफ कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार के बाद जब वह मुजफ्फरनगर पहुंचे तो बोले, जब कोई समस्या ही नहीं तो राजनीति क्या करेंगे। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, एक तो आपको धन्यवाद देने आया हूँ। चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की, फिर बैठकर गपशप लड़ाएंगे। भाई जान पहचान तो रहेगी ही, राजनीति हो न हो, मुझे आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगता है। और कोई कारण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अब मुजफ्फरनगर का दंगा उनके दिल में नासूर की तरह था। जब भी बात करते भाईचारा जोड़ने का ही जिक्र करते। मुजफ्फरनगर के बाद चौधरी साहब मेरठ सर्किट हाउस में आए। बोले, आज का दिन सिर्फ पत्रकारों के लिए। हम प्रिंट मीडिया के पत्रकार 1.5 घंटे उनसे गपशप करते रहे। चौधरी साहब सियासत में धनबल के दखल को लेकर चिंतित थे। वो तेलंगाना में केसीआर के लिए चुनाव प्रचार करके लौटे थे। बोले, हर बार आप लोग सवाल करते हैं, आज मैं करूंगा। ठाके गूंज उठे। चौधरी साहब बोले, अंदाजा लगाकर बताओ तेलंगाना में एक विधानसभा सीट पर औसत चुनाव खर्च क्या रहा होगा। हम में से किसी ने 2, 5, 7, 10 करोड़ का आंकड़ा बताया। चौधरी साहब ने कहा, औसत खर्च 100 करोड़ के पार है। चौधरी साहब यहीं नहीं रुके। बोले, जिस तरह से सियासत में धनबल, बाहुबल और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। साल 2012 में जयंत चौधरी मथुरा के मार्च से चुनाव लड़ रहे थे। हिंदुस्तान अखबार के लिए जयंत चौधरी के एक साक्षात्कार की जरूरत थी। संपादक ने रात में 11 बजे मुझसे इसके लिए कहा और अगले दिन 12 बजे तक इंटरव्यू फाइल करने की डेडलाइन दी। तब जयंत चौधरी से मेरी कोई मुलाकात थी और न बातचीत। रात में फ़ोन पर चौधरी साहब से भी बात न हो सकी। मैं सुबह 5 बजे मेरठ से निकला और 7 बजे 12 तुगलक रोड पहुंच गया। वहां टिकटार्थियों और उनके समर्थकों की हजारों की भीड़ कोठी के अंदर जमा थी। मैंने चौधरी साहब के निजी सचिव को परिचय देते हुए मुलाकात कराने को कहा। निजी सचिव ने पूर्व में समय न लेकर आने की बात कहते हुए मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। मैंने तल्ख तेवर में कहा कि आप चौधरी साहब को बता दीजिए कि मेरठ से मैं आया हूँ। वो मिलने से इनकार कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा और फिर कभी आऊँगा भी नहीं। निजी सचिव ने चौधरी साहब को इंटरकॉम पर सूचना दी तो वो तुरंत ही आवास से बाहर परिसर में बने कार्यालय में आ गए। भीड़ जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। लोग मिलने की कोशिश करने लगे। चौधरी साहब ने सबको रोक दिया और ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज अचानक कैसे। मैंने बताया कि जयंत चौधरी का इंटरव्यू चाहिए, संपर्क नहीं हो पा रहा था इसलिए आना ही पड़ा। जयंत तब तक बागपत निकल चुके थे। चौधरी साहब ने फ़ोन पर उनसे बातचीत कराई। साक्षात्कार हुआ और मैं मेरठ के लिए दौड़ पड़ा। तय समय पर मैंने अखबार में इंटरव्यू प्रकाशित करा दिया। आम आदमी के लिए चौधरी साहब से मिलना, अपनी बात कहना जितना सहज था, उतना शायद उनके कद के किसी अन्य नेता से मिलना रहा हो। बागपत के लोग तो उनकी दिल्ली कोठी पर बेरोक टोक आते जाते रहते थे। जब भी मन किया 8-10 लोग इकट्ठा हुए, गुड़ और गन्ना लेकर 12 तुगलक रोड पहुंच गए। चौधरी साहब से गपशप की और लौट गए। चौधरी साहब हमेशा आम आदमी, गांव, गरीब के दुख दर्द के विषय में चिंतित रहते थे। मेरे साथ जब भी बातचीत होती, किसानों की बढ़ती समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते। किसानों के हक में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कला उन्हें बखूबी आती थी। यूपीए की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य बढ़ाने का अधिकार छीनकर उचित लाभकारी मूल्य की नीति घोषित की तो उन्होंने इसके खिलाफ किसानों को लामबंद किया। उन्होंने मेरठ में किसानों की विशाल महापंचायत की। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाखों किसानों का हुजूम मेरठ पहुंच गया। सरकार पर दबाव बनाने के लिए चौधरी साहब ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। लाखों किसान गन्ना लेकर दिल्ली में घुस गए।
केंद्र सरकार दबाव में आ गई और यूपी सरकार का गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य घोषित करने का अधिकार बहाल हो गया। इसी वजह से यूपी सरकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य पर अपना राज्य परामर्शी मूल्य बढ़ाकर भाव तय करती है और इसी वजह से गन्ना किसानों का हित आज भी सुरक्षित है। चौधरी साहब हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई के पक्षधर थे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में चौधरी साहब ने ही जान फूंकी थी। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना के बाद किसान संगठन नैतिक दबाव में थे। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं उस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही था। किसान नेताओं में भयंकर निराशा थी। किसान टूट चुके थे। फोर्स ने किसानों को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ अराजक तत्व भी किसानों पर हमले की नीयत से वहां जमा हो गए थे। तभी चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत को फोन करके कहा, खुद को अकेला मत समझना, धरने पर डटे रहना, किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक होना है, साथ रहना है। चौधरी साहब के संदेश ने राकेश टिकैत को हौसला दिया। जैसे ही सूचना गांवों तक पहुंची तो बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत आसपास के जिलों से लाखों किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर दिया। सरकार सहम गई और आंदोलन में फिर से जान आ गई। चौधरी साहब सामाजिक न्याय की लड़ाई का हमेशा पक्ष लेते थे। इसके लिए अपने राजनीतिक करियर को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटे। यूपी समेत कई राज्यों में जाट ओबीसी में है, जबकि केंद्र सरकार की नौकरियों में उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाता है। चौधरी साहब ने यूपी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहते जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाया। हालांकि 2014 में बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए की सरकार बन गई और जाटों का ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। हिंदुस्तान अखबार के लिए मैंने उनका साक्षात्कार किया तो वह जाट आरक्षण के समर्थन में खुलकर बोले। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भाजपा ने उन्हें एनडीए में लाने की पुरजोर कोशिश की, पर चौधरी साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को तरजीह दी और यूपीए में ही बने रहे। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद से वह कभी पीछे नहीं हटते थे। पत्रकार साथी अरविंद शुक्ला के भाई आनंद को अध्ययन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। अरविंद ने मुझसे कहा कि अगर चौधरी साहब चाहें तो आनंद निःशुल्क हवाई यात्रा कर अध्ययन के लिए जा सकता है। मैंने चौधरी साहब से फ़ोन पर बात की, उन्होंने पल भर में ही व्यवस्था करा दी। बात 2010 की है। चौधरी साहब मेरठ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वार्ता कर रहे थे। मैं लेट हो गया। चौधरी साहब ने कहा, हिंदुस्तान वालों को भी आने दो, तब तक गपशप करते हैं। मैं करीब 20 मिनट लेट पहुंचा तो वार्ता शुरू हुई। मेरठ में चचा के नाम से मशहूर अमर उजाला से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार गर्ग ने एक सवाल रिपीट कर दिया। चौधरी साहब नाराज हो गए और उठकर चल दिए। बोले, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा था तब आप कहाँ थे? पत्रकारों को खुश करने के लिए वो न कभी कुछ कहते थे न करते थे। खुद को कैमरे के फोकस में लाने के लिए या अखबारों और टीवी की हेडलाइन में लाने के लिए उन्होंने कभी न खोखले वादे किए और न ही झूठे सपने दिखाए। वो हमेशा जमीनी हकीकत की बात करते थे। चुनाव के वक्त किससे गठबंधन होगा, कहाँ से किसको टिकट मिले, इस पर पत्रकार कयास लगाते हुए पूछते, सवाल करते तो चौधरी साहब ठाका लगाते हुए कहते, अब तुमने टिकट दे ही दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तमाम झंझावातों के बावजूद चौधरी साहब की फिटनेस कमाल की थी। वह सुबह 5 बजे उठ जाते थे, कार उठाते और खुद ही ड्राइव करते हुए लोधी गार्डन पहुंच जाते। मॉर्निंग वॉक के बाद नींबू पानी या शहद मिला पानी पीते। 7 बजे ही फ़ोन पर बात करने के लिए बैठ जाते। रात में 11 बजे तक सो जाते। उन्हें गुस्सा बहुत आता था, पर वो क्षणिक भर के लिए, पल भर के लिए, कुछ पल में ही उनका दिल नरम हो जाता। कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाली। वे किसी से डरते नहीं थे। कभी निजी सुरक्षाकर्मी नहीं रखे। कभी बाउंसर लेकर नहीं चले। रैलियों में मंचों पर चढ़ने को बेताब युवाओं को कई बार वे चपत भी लगा देते थे, पर कोई बुरा नहीं मानता था। तत्काल व्यवस्था बन जाती थी। मेरठ आते तो अक्सर समोसे खाते। गाँवों में जाते तो उड़द की दाल, चपाती और गुड़ खाते। किसानों के हक के लिए सियासत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौधरी साहब की कार्यशैली और उनके आचार व्यवहार से सीखने की जरूरत है। आम आदमी से संवाद स्थापित करने की इस कला को विकसित करने की आवश्यकता है। चौधरी साहब कभी लग्जरी कारों का काफिला लेकर गांवों में नहीं निकले। किसान ट्रैक्टर में सवार होकर काफिले में जुड़ते चले जाते। युवाओं की टोलियां कार लेकर आ जाती और कारवां बन जाता। चौधरी साहब अक्सर कहते, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, जनता में उनकी दीवानगी पर चुनावी हार जीत का कभी कोई असर नहीं पड़ा। गणेश परिक्रमा करने के बजाय वह गाँवों से आने वाले सीधे साधे किसानों से
मिलकर खुश होते, उन्हें भरपूर सम्मान देते और उनकी बात गंभीरता से सुनते। चौधरी साहब के ना होने का दुख किसानों को सालता है। उनके विचार, उनकी संघर्ष यात्रा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा पुंज है। 6 मई 2021 को कोरोना की वजह से किसानों का ये नेता दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।